नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब आरएसएस से मांग लिया गया सालों का हिसाब? आखिर किसने मोहन भागवत को पत्र लिख के मांगा जवाब और मोहन भागवत ने चिट्ठी पढ़ के क्या जवाब दिया? दोस्तों, जिस संघ को मोदी जी सब कुछ मानते हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा लगता है कि अब उसी संघ पे खतरा मंडराने लगा है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन, कानूनी दर्जे और फंडिंग जैसी डिटेल को लेकर के जो सवाल काफी पहले से उठते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसको लेकर के संघ से सीधा सवाल नहीं पूछा। लेकिन अब लगता है कि संघ को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इन सारे सवालों को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिख डाला है, जिसमें उन्होंने संगठन से अपने कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्च का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। प्रियांक खड़गे ने लिखा है कि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, उसकी 60,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। इतना बड़ा संगठन कानून से ऊपर नहीं रह सकता है। इसके अलावा पत्र में और क्या क्या कहा गया है और मोहन भागवत इसको लेके क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आप सोचिए, देश में एक संस्था है जिसको 100 साल पूरे हो चुके हैं, जो देश की राजनीति पे पूरा प्रभाव रखती है, देश की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है, लेकिन इसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई कानूनी दर्जा और ना किसी को उसकी फंडिंग का अता पता है। सोचिए, एक ठेला लगाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है, लेकिन संघ की शाखा खुल जाती है बिना किसी कागजात के। इन्हीं सब सवालों को लेके अब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा तो संघ में हड़कंप मच गया है। इस लेटर में प्रियांक ने संगठन से अपने कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्च का पूरा ब्यौरा देने को कहा। लेटर में प्रियांक खड़गे ने लिखा कि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, उसकी 60,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। इतना बड़ा संगठन कानून से ऊपर नहीं रह सकता। प्रियांक खड़गे ने 2025 से 26 के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी कि ABPS रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में 4127 रोजाना शाखाएं, 1389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियां, 2194 समाजोत्सव जिसमें 19.6 लाख लोग शामिल होते हैं, 562 रूट्स मार्च किया जाता है जिसमें 2.21 लाख से ज्यादा वर्दीधारी स्वयंसेवक मार्च करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी आंकड़ों को मिला के देखें तो पता चलता है कि कर्नाटक में बहुत बड़ा और गहराई तक फैला हुआ नेटवर्क काम कर रहा है। ये नेटवर्क रोजाना कैडर बनाने, हर हफ्ते और महीनों लोगों तक पहुंचाने, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और वर्दी पहन के रूट मार्च करने जैसे काम करता है। प्रियांक ने कहा कि संगठन की इतनी बड़ी मौजूदगी, खास के जब इसमें नियमित रूप से लोगों को इकट्ठा करना, वर्दी पहन के रूट मार्च करना और बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचाना शामिल हो, इसे कोई निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता। इससे कानूनी स्थिति, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, कानून व्यवस्था, मंजूरी, फंडिंग के स्रोत और भारत के संविधान और कानूनों का पालन करने जैसे वाजिब सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान वाले लोकतंत्र में कोई भी संगठन चाहे कितना भी पुराना या बड़ा हो, जांच से ऊपर नहीं हो सकता। आरएसएस राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है तो उसे खुद इन मूल्यों को दिखाना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस को अपने शताब्दी वर्ष में सिर्फ जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि संवैधानिक जवाबदेही भी दिखानी चाहिए। खड़गे ने आरएसएस से कुछ मुख्य सवाल पूछे, जैसे आरएसएस का कानूनी दर्जा क्या है, ये सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ या किसी और रूप में रजिस्ट्रेशन इसका क्यों नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों के नाम और अधिकृत प्रतिनिधि कौन है, चंदा, दान और आय के स्रोत क्या हैं, खर्च और संपत्ति का ब्यौरा पूरा जो है वो क्या है, क्या लागू टैक्स का भुगतान किया जाता है, बिना रजिस्ट्रेशन के इतने बड़े स्तर पे गतिविधियां कैसे चलाई जा रही हैं, रूट मार्च, सामूहिक कार्यक्रम और जन संगठन के लिए अनुमति कैसे ली जाती है। प्रियांक ने आगे कहा कि हम आरएसएस से आग्रह करते हैं कि वो अपने अधिकृत पदाधिकारियों को भेजें ताकि वो इन कानूनी आधारों को समझे जिसके तहत इतने बड़े पैमाने का संगठन बिना किसी औपचारिक कानूनी पहचान या लागू कानूनों के तहत व्यक्तियों के समूह के तौर पे पंजीकृत हुए बिना गुमनाम रह के काम करता आ रहा है। प्रियांक ने कहा कि हम आरएसएस से अपील करते हैं कि वो अपनी शताब्दी के मौके का इस्तेमाल सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक आत्ममंथन के लिए करें। भारत को 100वें साल में दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा योगदान यही होगा कि वो खुद को पंजीकृत कराएं, अपनी गतिविधियों और आर्थिक जानकारी का खुलासा करें, सभी लागू करों का भुगतान करें और भारतीय कानून के दायरे में रह के एक पारदर्शी और जवाबदेही संगठन के तौर पर काम करें। किस बारे में? अरे सवाल हमने पूछा है गृह मंत्री होके तो जवाब उनसे लीजिए ना। मैं ही सवाल पूछना, मैं ही जवाब देना, ये कैसा हो गया? आई एम वेरी क्लियर. आई हैव रेज्ड सम लीगल इश्यूज. आई हैव आस्क्ड सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer? They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे करके मैं कैसे बता सकता हूँ? ओके, थैंक यू।
अब देखिए जैसे ही खड़गे ने आरएसएस को लेकर के सवाल उठाए हैं, पूरा गोदी मीडिया जो है प्रियांक खड़गे के पीछे पड़ गया है। वहीं जब इसको लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल केरल में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत पहुंचे हुए थे, जहां उनसे प्रियांक खड़गे के लेटर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार से कोई फंड नहीं लेता। पिछले 100 साल से संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। पहले किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया। हिंदू धर्म में रजिस्टर्ड नहीं है। कई अन्य संस्थाएं भी बिना रजिस्ट्रेशन के काम करती हैं। जो संगठन सरकारी फंड लेते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हम नहीं लेते। 100 साल से ज्यादा समय में किसी ने हमसे नहीं कहा हमें रजिस्टर्ड होना होगा। भागवत ने प्रियांक के सवालों को राजनीतिक हथकंडा बताया और कहा कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जहां मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि उनकी संस्था को सरकार से फंड नहीं मिलता, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा किससे मिल रही हुई है? जब उनकी गाड़ियों का काफिला गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हों। वहीं आरएसएस चीफ ने आगे दावा करते हुए कहा कि 1960 के दशक में संघ ने अपना लिखित संविधान सरकार को सौंपा था और सरकार ने इसे स्वीकृत कर लिया था। उन्होंने कहा कि राजनीति है, तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, हम ऐसी चुनौतियों के आदी। उन्होंने और भी क्या कहा, एक बार आप खुद ही सुनिए। Karnataka government had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restriction. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released. Once by court order, another by Satyagraha. So government knows. They banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. So all this has happened. Over 100 years, nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? Say, all this is politics, nothing serious. They want to, in some way, on one side hamper the Sangha work, on one side create doubts in the minds of people. But that is no more possible because people know us. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. We have such a enormous outreach in this year. In every block we had Hindu Sammelan. दोस्तों, अब देखिए, आरएसएस औपचारिक रूप से किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या एनजीओ के साथ में रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। इसे एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों के एक समूह के रूप में माना जाता है। आयकर विभाग और अदालतों में भी अब तक इसे इसी रूप में देखती रही हैं और संगठन को आयकर में छूट भी मिलती रही है। लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि जब कोई संगठन देश भर में हजारों शाखाएं चलाता है तो लाखों लोगों को जोड़ता हो और बड़े स्तर पर सार्वजनिक गतिविधियां करता हो तो उसकी कानूनी स्थिति, फंडिंग और
जवाबदेही को लेकर के सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रियंक खरगे इससे पहले भी आरएसएस के कानूनी दर्जे पे सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जरूरत पड़ी तो वो संगठन के मुख्यालय जाके भी इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और मोहन भागवत इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक उस पर हमला बता रहे हैं और उनका कहना है कि संगठन पिछले 100 वर्षों से इसी तरह काम करता आ रहा है और इससे किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इससे ये मामला सिर्फ एक पत्र या बयान तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ कांग्रेस जवाबदेही, पारदर्शिता और कानूनी जवाब मांग रही है, दूसरी तरफ आरएसएस अपने पुराने ढांचे और परंपरा का हवाला देके इन सवालों को खारिज कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मोहन भागवत ने भले ही मौखिक जवाब दे दिया हो, लेकिन क्या आरएसएस प्रियंक खरगे के सवालों का लिखित और विस्तृत जवाब भी दे पाएगी या फिर नहीं। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।